कल आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के द्वारा किया जा रहा है, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान के सौजन्य से। यह कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हम कोशिश करते हैं कि उन व्यक्तियों से, विशिष्ट व्यक्तियों से आपको रूबरू कराएं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, दोज हु आर अचीवर्स ऑफ द टाइम। एंड उनमें से आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत और अभी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। आप हैं मिस्टर डीबी मेहता। मिस्टर डीबी मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में। थैंक यू एंड नमस्कार। मिस्टर डीबी मेहता जो IRS रह चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, आप ACA, ACMA, BGL हैं। आप क्रेडाई के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, मैंगलोरू के। आप 10 वर्ष तक आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सीनियर पोजीशंस पे कार्य किया है। आप ग्रुप चेयरमैन हैं एलिग्रो के, जिनके बिजनेस का या कार्य क्षेत्र जो है काफी बड़ा हुआ है। उसमें रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पावर है, फाइनेंशियल मार्केट है और ऑटोमोबाइल की डीलरशिप है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई कर्नाटका के। आप चेयरमैन हैं IGBC मैंगलोरू के। आप स्वतंत्र निदेशक हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मैंगलोरू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के। आप फाउंडिंग मेंबर हैं मैंगलोर कस्टम सेक्स के एवं GST रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के। आप भूतपूर्व अध्यक्ष हैं मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के एवं कैनारा बिल्डर्स एसोसिएशन और क्रेडाई मैंगलोर के। आप भूतपूर्व निदेशक रहे हैं इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है मिस्टर डीबी मेहता हमारे इस कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। मिस्टर मेहता, आपका नाम खाली मैंगलोरू में नहीं, खाली कर्नाटका में नहीं, बल्कि काफी जगह पर पहचाना जाता है देश विदेश में, क्योंकि आप मैंगलोर के एक अग्रणी व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि आप इससे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज में भी रहे, लेकिन बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, आपके बचपन के बारे में, आपके पैदाइश के बारे में और आपकी प्रारंभिक शिक्षा और बहुत कुछ जो चीजें लोगों को अभी भी नहीं पता है। आज हम इस कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में उन अनछुए पन्नों को टटोलेंगे, थोड़ा आप ही के मुख से जानेंगे आपके बारे में। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। मैं आपसे जानना चाहूंगा मिस्टर डीबी मेहता कि आप कहां पैदा हुए, कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। श्री डीबी मेहता प्लीज। मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने से काफी खुशी है। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए धन्यवाद। मेरा बचपन बॉम्बे के शहर में हुआ है। आई एम अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप पर्सन फ्रॉम बॉम्बे और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन वो भी बॉम्बे में ही हुई है। तो बचपन में जो आपकी एजुकेशन बॉम्बे में हुई, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़े, क्या कौन सी क्लास तक आपने एक स्कूल में ज्वाइन किया करके रखा और वहां के कोई संस्मरण अगर आपको याद हो। मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो सेंट ब्लेजेस इंग्लिश हाई स्कूल से हुआ है, जो अंबोली अंधेरी बॉम्बे में आती है। और एक काफी अच्छा उस जमाने का इंसिडेंट था जब मेरे माता पिता हमारे एडमिशन के लिए स्कूल गए थे। तो स्कूल कैथलिक मिशनरीज रन करती है और उनका पहला प्रश्न ये था कि अगर पेरेंट्स को
इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों गुजराती मीडियम के पढ़े हुए थे और उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती थी उस जमाने में। तो उनका यही प्रश्न था कि आपने आपके बेटे को इंग्लिश मीडियम में क्यों दाखिला करवा रहे हो। तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को कहा था कि अगर हम नहीं पढ़ पाए इंग्लिश में, क्योंकि उस समय गुजरात में उतनी इंग्लिश स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या हम हमारे बच्चे को भी एक अच्छे एजुकेशन से वंचित रखें। तो वो जवाब सुन के प्रिंसिपल का हौसला बढ़ा और उन्होंने हमें एडमिट किया था स्कूल में। तो जब आपको उस वक्त, हालांकि ये संस्मरण आपको अपनी याद पे होगा, आपको बताया होगा आपके माता पिता ने बाद में, क्योंकि उस वक्त तो आप बहुत छोटे होंगे। तो उसके बाद आप वहां पे हाई स्कूल, जैसे आपने बताया, ये हाई स्कूल तक था वो स्कूल आपका? मैंने 10th स्टैंडर्ड तक वहां पे पढ़ाई की थी, क्योंकि बॉम्बे में नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल होती है। फिर फर्स्ट पीयूसी जो होता है वो कॉलेज नहीं, जो आपका 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़े वहां, तो कोई ऐसा संस्मरण याद है उस वक्त का आपका 10th स्टैंडर्ड तक का, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि वो एक कैथलिक स्कूल होने की वजह से वहां पे हॉकी स्पोर्ट को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था क्रिकेट में काफी। तो काफी प्रिंसिपल से बात करने के बाद, क्योंकि स्कूल का अपना स्कूल ग्राउंड था लेकिन क्रिकेटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो क्रिकेटिंग की फैसिलिटी शुरुआत हुई थी उस स्कूल में उस जमाने में, क्योंकि हम कुछ 10-12 बच्चों को क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था। और उस स्कूल में जब क्रिकेटिंग शुरू हुई, उसके वजह से मुझे एक फर्स्ट फायदा क्या हुआ कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी लिंटास इंडिया लिमिटेड में, वो मुझे बतौर क्रिकेटर तरीके से लिया गया था। काम की तो इतनी उनको फिक्र नहीं थी, लेकिन क्रिकेटर होने की वजह से उसके लिए हम आपसे आगे पूछेंगे मेहता जी। लेकिन तो आज आपने एक क्रिकेट की जो शुरुआत कराई उस स्कूल में, क्योंकि आप 10-12 स्टूडेंट्स ने मिलकर सोचा, तो जब आपने 10th किया वहां से, तो उस वक्त आप किस तरह के छात्र थे? काफी मेधावी थे, काफी ब्रिलियंट थे, या एवरेज थे? किस तरह के छात्र थे अपनी क्लास में? क्योंकि मेरा काफी ध्यान खेल कूद में रहा था, तो इसके वजह से पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं पड़ा था। और 10th में वैसे तो मैं काफी एवरेज मार्क्स से पास हुआ था। माय टोटल स्कोर वाज ओनली 69% इन द 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो उसके बाद फिर जब आपने हायर एजुकेशन की सोची कि अच्छे कॉलेज में ले एडमिशन, तो उसके लिए फिर कहाँ एडमिशन मिला आपको? क्योंकि आपकी परसेंटेज तो उतनी अच्छी आई नहीं थी, तो और किस बेस पे, क्या वो क्रिकेट की वजह से ही मिला एडमिशन, या कोई और कारण था? नहीं, क्योंकि कॉलेज में, बॉम्बे के कॉलेज में स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, तो मुझे एक वेरी ऑर्डिनरी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था, जिसका नाम था पीडी लायंस कॉलेज, क्योंकि बिलो 75% कोई भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलना असंभव था। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद थोड़े मार्क्स ज्यादा आ जाते तो कॉलेज की एडमिशन अच्छी हो जाती। तो उस कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया, तो वहां का संस्मरण सुनाई। वहां 2 साल पढ़े या ज्यादा पढ़े उस कॉलेज में? नहीं, पूरे 5 साल उसी कॉलेज में किए। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन भी वहीं से किया आपने? आपका फिर हुआ इस तरह कि ये जो पर्टिकुलर कॉलेज की वजह से यहाँ की जो अटेंडेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कॉलेज बहुत ही ऑर्डिनरी था, तो उसके वजह से मुझे लिंटास इंडिया में साथ साथ में जॉब मिल गया क्रिकेटिंग की वजह से। तो मेरा फिर फोकस फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी, जो हम बॉम्बे में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बोलते हैं, उस समय भी जॉब में और क्रिकेटिंग में ज्यादा रहा। तो आपने 11th में ही ले लिया था जॉब लिंटास में, या 12th करने के बाद 11th में ले लिया था? 11th में ही ले लिया था। एज अ टाइपिस्ट मुझे जॉब मिल गया था। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम होगी मेहता जी? बिलो 18, आई वाज जस्ट 16 years old। तो इतनी जल्दी कार्य करने की आपको क्या जरूरत थी? क्या आर्थिक स्थिति ऐसी थी, या मन में लगन थी कुछ करने की? नहीं, आर्थिक स्थिति का तो सवाल नहीं था, लेकिन एक
क्रिकेट खेलने की वजह से, क्योंकि कंपनी में अगर उनकी वहां पे बॉम्बे में एडवर्टीजमेंट कंपनी की जो क्रिकेटिंग कंपटीशन होती है, कैक शील्ड कहा जाता है, उसकी वजह से मुझे क्रिकेट खेलने के लिए काफी इंटरेस्ट था। और उस साथ साथ में कंपनी ने ये भी शर्त रख दी कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे कैक शील्ड के लिए। तो आप जब उसमें वहां टाइपिस्ट के रूप में गए तो आपको टाइपिंग आती थी या आपने सीखी टाइपिंग जॉब करने के लिए, या खाली वो एक बहाना था और आपको सिर्फ क्रिकेट ही खेलना था, आपको टाइपिंग के लिए नाम नहीं, के लिए उन्होंने? मैंने टाइपिंग 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद सीखी थी। उस समय तो जॉब का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन उस समय कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ टाइपराइटर हुआ करते थे। ये 1980-81 की बात है। और मैंने टाइपिंग में 40 की स्पीड से एग्जाम पास की थी। और ये एग्जाम पुणे बोर्ड कंडक्ट करती थी पूरे महाराष्ट्र में, टाइपिंग के एग्जाम। तो उस सर्टिफिकेट का मुझे फायदा हो गया था। तो फिर वहां पे जब आप लिंटास में पहुंच गए तो लिंटास में आपका क्या रहता था? क्या आप दिन भर क्रिकेट खेलते थे या टाइपिंग का भी कुछ काम करते थे? नहीं, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक तो क्रिकेट ही हुआ करती थी। और बाकी के दिन शाम को 7-8 बजे तक काम चलता था। तो फुल डे ऑफिस में ही काम होता था। एंड कॉलेज की पढ़ाई या कॉलेज में जाना तो कुछ संभव ही नहीं था। तो आपने काम भी किया, आपने क्रिकेट भी खेला, तो पढ़ाई आप कह रहे हैं कि संभव नहीं था, तो आखिर 12th का एग्जाम फिर कैसे पास किया और किस तरह के आपके उसमें मार्क्स आए? 12th की एग्जाम तो जस्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले छुट्टी मिली थी कंपनी से। तो उसके भी मार्क्स बहुत ही खराब आए थे, 62% मार्क्स थे मेरे 12th के। और उसी की वजह से मुझे उसी कॉलेज में कंटिन्यू करना पड़ा। और कंटिन्यू करते करते आपने वहां से डिग्री हासिल की, तो किस सब्जेक्ट्स में ली? साइंस में थी या आर्ट्स में थी? नहीं, मेरा कॉलेज एजुकेशन पूरा कॉमर्स में था, विथ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटेंसी। और उस समय कॉलेज में कंप्यूटर का एक एडिशनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कंप्यूटर भी मैंने कॉलेज में पढ़ाई की थी कॉमर्स के साथ साथ। तो जब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में आए तब वहां भी आप इसी तरह पढ़ने नहीं जाते थे अटेंडेंस के लिए, और आप उस वक्त भी लिंटास में ही काम कर रहे थे या आपने छोड़ दी थी नौकरी? नहीं, फिर दिमाग में ये ख्याल आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया जाए। और उस जमाने में 12th स्टैंडर्ड के बाद एक फाउंडेशन कोर्स एग्जाम हुआ करती थी। अगर आपने वो पास कर ली तो अलोंग विथ योर ग्रेजुएशन आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करके सीए की एग्जाम भी लिख पाते थे। अभी फिलहाल उसके रूल्स अलग है, लेकिन उस जमाने में ये संभव था। तो फिर उस समय हमने ये डिसाइड किया कि हम सीए करेंगे। और उसकी वजह से जॉब छोड़ दी और सीए के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। इस काम के लिए या इस सीए करने का या आपके मन में जो ख्याल आया, ये आपकी इच्छा थी या आपके माता पिता की इच्छा थी? नहीं, मेरी खुद की इच्छा थी, क्योंकि कॉलेज में कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी जो मेरे क्लासमेट्स थे उनको भी सीए करने की इच्छा थी। तो साथ में हम लोग बात या डिस्कस कर लेते थे। तो साथ में एक डिसीजन लिया था कि हमारा एक जो ग्रुप है, हम लोग सीए के लिए तैयारी करेंगे। तो फिर जो आपका क्रिकेट का कैरियर था वो वहां एंड हो गया क्योंकि आपने लिंटास छोड़ दी, तो उसके बाद तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाए होंगे? नहीं, वो क्रिकेट का करियर वाइंड अप हो गया। दी ओनली गुड पार्ट वाज दैट मुझे मेरे क्रिकेटिंग लाइफ में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक मैच खेलने का अवसर मिला था। अच्छा, वो भी अब लिंट वही जो आपने बताया, शील्ड का जो हाँ, बताया आपने, कैश शील्ड एडवर्टाइज। का, क्योंकि अच्छा, उस समय वानखेड़े स्टेडियम अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ब्रेबॉर्न स्टेडियम था। जी जी। अच्छा, अब आप उसके बाद आपने सीए किया, इन अपना बीकॉम करने के बाद? बीकॉम के साथ साथ सीए किया। साथ साथ सीए किया, और वो तो आपका आर्टिकलशिप हुई, और एग्जाम भी, या फाइनल एग्जाम भी दे दिया आपने सीए का? मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम जब मैं सेकेंड ईयर डिग्री कॉलेज में था तब मैंने पास कर ली दोनों ग्रुप एक साथ। मेरी फाउंडेशन कोर्स भी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में पास हो चुकी थी। और आई रोट माय ग्रेजुएशन एग्जाम इन अप्रैल 1986।
और मेरी सीए की फाइनल एग्जाम्स आई रोट इन मई 1986। तो मैं ये कहूं कि आप मार्क्स आपके औसतन आते थे, लेकिन आप काफी मेधावी छात्र थे कि आज आपने, नहीं तो आज भी देखते हैं, उस वक्त का भी बहुत ये था कि इंटरमीडिएट तो हो जाते थे बच्चे, लेकिन फाइनल एग्जाम सीए का पास करना बहुत एक दिक्कत की बात होती थी। लेकिन आप उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज में गए, तो वो कैसे हुआ? अब जब मैंने सीए पास कर ली 1986 की एग्जाम में, मेरी आर्टिकलशिप के कुछ 7-8 महीने फिर भी बाकी रह गए थे, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। तो पहले तो वो मैंने पूरी की। उसके बाद मैंने ICWA, उस समय उसे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स कहा जाता था, अभी उसका नाम बदलकर ICMA कर दिया है। तो ICWA के एनरोल कर लिया था, और लॉ के लिए भी मैंने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई से एनरोल कर लिया था। और मेरी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद मैंने एक बहुत ही फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म मुंबई में, बंसी मेहता, उनमें जॉब शुरू कर दी थी। तो मैंने कम से कम 2 साल का एज अ सीए बाकायदा प्रैक्टिस की और जॉब की है। तो उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में गए? उसके बाद फिर सिविल सर्विस की मैंने एग्जाम लिखी थी। तो कौन से वर्ष में आपने सिविल सर्विस ज्वाइन की? 1989 में एग्जाम लिखी और 1990 में ज्वाइन की थी। तो जब 1990 में आपने ज्वाइन की, तो आपको ये IRS मिला था, आपकी चॉइस थी, या आप कुछ और चाहते थे और आपकी पोजीशन ऐसी आई तो आपने IRS आपको मिला? नहीं, मेरी रैंकिंग इस तरह थी कि मुझे आईपीएस भी मिल सकता था, लेकिन मुझे आईपीएस में दिलचस्पी नहीं थी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सीए का था, इसीलिए फिर आईआरएस में 2 सर्विसेज हुआ करती है, एक तो इनकम टैक्स की होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस की होती है। उस जमाने में इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज्ड टू बी 70% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू and direct taxes used to be 30% of the government revenue. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी बड़ी सर्विस थी। फिर उसमें कस्टम्स भी हुआ ऐड होती है, नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह भी उसी सर्विस में आती थी। तो उसके वजह से वो सर्विस थोड़ी काफी बड़ी भी थी, और उसमें लोअर लेवल के ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हुआ करते हैं। तो एक सेमी यूनिफॉर्म, सेमी सिविल काइंड ऑफ सर्विस है वो, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। तो उसके वजह से मैंने वो सर्विस चूज की थी। उस वक्त आपका ट्रेनिंग उसकी भी मसूरी में हुई शुरू में? आईआरएस की ट्रेनिंग पहले तो फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग होती है, तो उसके 2 या 3 सेंटर होते थे उस समय। 3 सेंटर हुआ करते थे, मसूरी, हैदराबाद और नागपुर। सो एज पर लॉटरी, जिसको जहां मिल गए वहां फाउंडेशन कोर्स हो जाता था। मेरा फाउंडेशन कोर्स नागपुर में हुआ था, और फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद रिस्पेक्टिव सर्विस की अपनी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। तो कोई संस्मरण सुनाएंगे आप अपनी ट्रेनिंग के, या जब आप इंस्टीट्यूट में रहे, कोई ऐसा आपको दिलचस्प वाकया याद आ रहा हो उस वक्त का? फाउंडेशन कोर्स में ज्यादा ध्यान इस पर रखा जाता था कि आपको एक जेंटलमैन, वेस्टर्नाइज जेंटलमैन की रूप से कैसे तैयार किया जाए। तो आपको सूट कैसे पहनना है, बंद गला कैसे पहनना है, आपका फॉर्मल ड्रेसिंग कैसे करना है, आपकी फॉर्मल डिनर मैनर्स कैसी होनी चाहिए, फिर आपकी डिबेटिंग स्किल्स या कॉम्पिटिटिव स्किल्स किस तरह से होनी चाहिए। फिर जो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज जो नॉर्मली हम लोग हमारे अर्बन लाइफ में या स्कूल लाइफ में नहीं मिलती, जैसे कि टेनिस खेलना या हॉर्स राइडिंग करना, उस तरह की ट्रेनिंग भी मिलती थी। तो द होल आइडिया वाज टू मेक यू अ वेस्टर्नाइज्ड जेंटलमैन। तो इसका काफी इंटरेस्टिंग था, काफी सीखना मिला उस समय। तो ये इसका आपको फायदा मिला आगे लाइफ में? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं
उसमें या आईपीएस में तो ये माना जाता है कि आपका जो आप लोग मिलेंगे वो बहुत टॉप लोगों से मिलेंगे। मतलब उस वक्त तो ये बताते हैं कि आप इंडिया के जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है, सबसे आपका आमना सामना होगा। पर जो आपने आईआरएस की सर्विस बताई, इसमें तो आपका मिलना बहुत कम होता है, जिनसे मिलते हैं वो तो मिलना भी नहीं चाहते आपसे। तो इसमें ये वेस्टर्नाइज्ड जेंटलमैन के लिए क्यों बनाया गया आपको? The only advantage was that even if you are in one service, you can always go on deputation to different government departments, different services. You can go on international deputation. Customs से काफी सारी international deputations भी होती है. So narcotics में भी काफी सारी international deputations होती है. So they wanted to prepare some, all the officers where they can, interact with the global people and keep the nation's, status and credibility high. जी जी, ये तो बहुत सही बात है कि आपकी बल्कि जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपका बाहर भी डेपुटेशन होती है और बाहर के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। अब आप 10 साल तक आपने इस सिविल सर्विस में रहे, तो इन 10 साल का कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया या कुछ उससे ऐसा हुआ हो, क्योंकि उस वक्त तो कस्टम काफी रूल्स उसी वक्त खुले थे, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था 91-92 में। तो कोई आपको ऐसी चीजें, ऐसी दिक्कतें या कोई वाकया ऐसा हुआ जो याद आता है? काफी इंटरेस्टिंग हुआ करता था कि जब हमारी एयरपोर्ट पे कभी भी पोस्टिंग हुई थी, तब स्मगलिंग गोल्ड की किस तरह की जाती है या नारकोटिक्स की किस तरह होती है, वो काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स रहे हैं। और जब मेरी बॉम्बे में मरीन एंड प्रिवेंटिव में पोस्टिंग हुई थी, उस समय भी जो सी रूट से गोल्ड और सिल्वर किस तरह से स्मगल होते थे, किस तरह की गैंग्स बॉम्बे में ऑपरेट करती थी, अंडरवर्ल्ड गैंग, वो काफी काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वाकये रहे हैं। कि अगर किसी एक केस को बुक करना है तो उसमें नॉट ओनली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, यू हैव टू सी दैट योर कॉलीग्स, योर इंस्पेक्टर्स एंड अदर्स, when they go out in the field, nobody is harmed by the smugglers, because smugglers can be very deadly. They can fire at you. कभी आपको कोई ऐसा वाकया हुआ है जब आपको लगा हो कि कहाँ मैं फंस गया, तो बहुत डरावनी पोस्टिंग है? या क्योंकि इनकम टैक्स में तो कभी ऐसे बहुत कम वाकये होते हैं जहां पे कि इस तरह का होता है, लेकिन इसमें तो आप बता रहे हैं कि स्मगलर्स और ड्रग माफिया से आप कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो हत्या करना या कुछ भी अपहरण करना बहुत इजी होता होगा। तो उस वक्त कभी आपको डर महसूस हुआ या कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? डर तो महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं बॉम्बे एमएनपी में जॉब में था, मुझे मेरे कमिश्नर ने एक ही सलाह दी थी कि व्हेन यू कम फ्रॉम होम एंड गो होम, डोंट यूज डिपार्टमेंटल व्हीकल, क्योंकि आप उसमें स्पॉट किए जाओगे। डोंट टेक अ टैक्सी फ्रॉम द सेम स्पॉट, कीप चेंजिंग योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कभी बस से चले जाइए, कभी ट्रेन से चले जाइए, कभी अलग अलग स्टेशन से ट्रेन पकड़ लीजिए, अलग अलग लोकेशन से टैक्सी पकड़ लीजिए, and keep changing your route, so that because that was a very sensitive job I had at that point in time, where COFEPOSA was also under me. COFEPOSA was a very draconian law, which used to put smugglers behind bars for 10 years without trial. तो आपने जब काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ते जी जी, तो फिर 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने सिविल सर्विसेज छोड़ दी? दो रीजन थी सिविल सर्विस छोड़ने की। एक तो माय वाइफ इज आल्सो फ्रॉम द सेम सर्विस, और वो मंगलोर शहर से है, तो फैमिली सिचुएशन की वजह से शी वांटेड टू सेटल डाउन इन मैंगलोर, एंड आई आल्सो फेल्ट दैट दैट वुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन इन मैंगलोर। और दूसरी एडवांटेज ये थी कि बिकॉज आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो सेविंग से किए थे मैंने, दे प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल इन द स्टॉक मार्केट। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी था, एंड बोथ माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ साइड पेरेंट्स, दे वर आल्सो इकोनॉमिकली वेल ऑफ। सो दैट वे इट वाज नॉट a necessity for me to work just to earn a livelihood. And the other thought process was
if we are out of the service because of the knowledge I had being a chartered accountant, I felt that I would be doing much better and contributing, to the growth of this country in a much better way than just being a government officer. तो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो आपका व्यवसाय में, बिजनेस में, क्योंकि आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, लीडिंग बिजनेसमैन है आज की तारीख में मैंगलोरू के, तो ऐसा क्या कारण बना कि आपने और चीजों में भी, रियल एस्टेट में, विंड एनर्जी में अपने हाथ पांव पसारे? सभी चीज की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से हुई थी, because luckily getting posted in Bangalore at the right time in the late 90s, I was exposed to IT companies जैसे कि Infosys वगैरह, और उनसे मेरी इंटरेक्शन हुआ करती थी in the course of my job also. So it gave me an understanding that what the IT companies are doing and what is their future growth potential. So whatever savings I used to have, I invested wisely in the IT shares. And in the year 2000, IT shares touched very, very high rates. Like Infosys, which I had bought at around 140 or 150 rupees per share, had touched 10,000 rupees in the year 2000. And if I am not wrong, I'd purchased in 1995. So in 5 years, 150 or 180 rupees share touched 10,000 in a matter of just 5 years. So that gave me a huge economic independence once I sold off those shares. And with money in hand, I could invest in real estate, I could invest in other areas, and one thing led to the next. तो अब and that's how I became a businessman. आजकल आपका जो ये बिजनेस सब चल रहा है, अब तो कोविड में थोड़ा सा असर आया होगा, तो क्या आप आगे का आपका क्या इरादा है? क्या अभी और बिजनेस को और भी किसी में डाइवर्सिफाई करेंगे या इसी बिजनेस को ही आगे चलाने का इरादा है? No, diversification will happen because as and when opportunities come by, we keep expanding also. Now we have started real estate business in Bangalore. And diversification will always be on cards as and when opportunities come by. In the past, opportunities came into wind energy where we invested. Opportunities came into automobile dealership where we have invested. And in the future also more opportunities will come, which we will look at as and when it happens. तो अब आपका जो इरादा है आगे भी डाइवर्सिफाई करके जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें चलने का है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस युवा पीढ़ी को कि किस तरह युवा पीढ़ी आगे आए, आगे बढ़े, और आपका एक उदाहरण ले कि जो आपने जो एक औसत तन कहूंगा मैं विद्यार्थी थे कि इतनी ऊंचाइयों को छुआ, बेस्ट सर्विसेज में गए और उसके बाद आज आप व्यवसाय में इतने ऊपर पहुंचे हैं, तो ऐसा आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि डोंट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स. इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, इफ यू हैव टैलेंट, वर्क हार्ड. India is a developing country, growth prospects are very high, and if you work hard, definitely you will be rewarded. Have patience. There can be failures on the way, but don't be dejected. Use failure as a stepping stone for future success. बहुत बहुत धन्यवाद डीबी मेहता जी कि आज आप हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतने अच्छे संस्मरण बताए। मैं सोचता हूं कि आज का ये कार्यक्रम उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा कि उन्होंने एक औसतन विद्यार्थी होते हुए भी आप इतनी ऊंचाइयों तक छुए और आज भी उन ऊंचाइयों पे हैं और आगे भी बढ़ने की आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इतना होने के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो युवा पीढ़ी को जो आपने अभी संदेश भी दिया वो बहुत इस बात को अपने मन में जरूर
बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का प्रोग्राम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड अवर एंडवेयर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन अवर मॉर्निंग एडिशन ऑफ मीडिया कॉन्फ्रेंस विथ लाल गोयल at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is very interesting. That is the jewels of Braj. Braj is a area which consists of 4 or 5 districts, including Mathura, Hathras, and nearby area, where Lord Krishna was born and played during his childhood time. So that is called Braj. So in that there are jewels, and they are young jewels. I must say, I will the name those who are jewels whom I am going to interact with them tomorrow. Dr. Prema Sharma, she is a renowned memory girl from Mathura. Miss Chaitanya Pandey, genius baby, Hathras. Master Mahendra Ditya Pandey, renowned Chotu Pandit from Hathras. Master Aditya Gupta, renowned child mathematicians from Mathura. And Master Guru Upadhyay, renowned Google Guru, Vrindavan. And the age is from 5 years onwards, the participants' age. So one can understand that the young generation, the youth are also coming in from the childhood only, and we are going to see this program. बहुत बहुत धन्यवाद डीबी मेहता जी आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी बातें आपने अपने बारे में बताई। और बहुत बहुत धन्यवाद